देखिए चैप्टर नंबर 1, ठीक है। चैप्टर नंबर 1 है आपका प्रकाश के परावर्तन। देखिए अगर आप इस वीडियो को अच्छे से देखते हैं तो मैं गारंटी के साथ आपको कह सकता हूं कि आप 2024 के बोर्ड एग्ज़ाम में, ठीक है, बायोलॉजी आपका इस फिजिक्स का एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं इसका क्वेश्चन क्या है। एक नंबर है कि प्रकाश के परावर्तन के नियम को लिखें, ठीक है। देखिए होता है कि प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है, ठीक है। देखिए और जो दूसरा नियम होता है वो है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी कि साइन आई बराबर साइन आर, ठीक है। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन है, 2 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 2 में है कि प्रकाश के अपवर्तन के नियम को लिखें, ठीक है। प्रकाश के अपवर्तन के नियम को लिखेंगे। प्रकाश के अपवर्तन के नियम 2 होते हैं, ठीक है, यानी कि 2 नियम होते हैं, ओके। पहला नियम है, इसका भी पहला नियम सेम है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है, ठीक है। और इसका 2 नंबर है कि किसी खास रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की जया तथा अपवर्तन कोण की जया का नियतांक बराबर होता है, अर्थात म्यू बराबर साइन आई बटा साइन आर, ठीक है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश के अपवर्तन क्या है। देखिए उत्तर होगा आपका, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो अपने रास्ते से विचलित हो जाता है, जिस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। देखिए जब प्रकाश होता है वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगा। जैसे मान लीजिए कि अगर प्रकाश जो है हवा से आ रहा है और हवा से आने के बाद अगर वह पानी में प्रवेश करता है या फिर किसी कांच में प्रवेश करता है तो वह अपने रास्ते से थोड़ा सा विचलित हो जाता है, और यही जो घटना है प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। देखिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए 4 में कहा है कि प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं, सचित्र वर्णन करें, यानी कि चित्र बनाकर वर्णन करें। देखिए है कि जब प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है तो उस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक है। देखिए कि जब इसे मान लो कि यहाँ पर देखिए बनाते हैं हम आप लोग के चित्र, ये रहा, ये रही आपतित किरण, सॉरी थोड़ा सा, ठीक है, ये रही आपकी आपतित किरण और यहाँ से टकराने के बाद या फिर उसी माध्यम में वापस लौट जाएगी तो इस घटना को ही हम लोग कहेंगे प्रकाश के परावर्तन, ठीक है। देखिए आगे है 5 नंबर क्वेश्चन। 5 में है कि अवतल दर्पण के कोई 2 उपयोग लिखें। देखिए अवतल दर्पण के उपयोग तो बहुत हैं लेकिन एग्जाम में पूछा है जैसा है कि देखिए अवतल दर्पण का जो उपयोग 1 नंबर है हजामती दर्पण के रूप में, यानी कि हजामत बनाने के लिए जो दर्पण का उपयोग होता है वो है हमारा अवतल दर्पण, और 2 नंबर सोलर कुकर के रूप में, ठीक है। देखिए वैसे ही 6 नंबर क्वेश्चन। देखिए 6 में क्या है, उत्तल और अवतल दर्पण के 3 उपयोग लिखें, ठीक है। उत्तल के भी 3 उपयोग और अवतल के भी 3 उपयोग। देखिए पहले हम लिखेंगे अवतल का, ठीक है। जो अवतल दर्पण है 1 नंबर हजामती दर्पण के रूप में, हजामत बनाने के लिए भी अवतल दर्पण का उपयोग होता है। दूसरा है सर्च लाइट के रूप में, ठीक है। और तीसरा का है रोगियों के कान, नाक और गला को देखने में जो डॉक्टर उपयोग करता है उसमें अवतल दर्पण होता है। देखिए आपका अब उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण क्या है कि 1 नंबर सड़क या गली के स्ट्रीट लाइट के रूप में, सड़क या गली में जो लाइट लगा रहता है जो खंभा पर स्ट्रीट लाइट, उसके रूप में इसका उपयोग होता है। बस या ट्रक के साइड मिरर के रूप में इसका उपयोग करते हैं। जो साइड मिरर लगा होता है बस में या फिर ट्रक में या फिर नॉर्मल आप लोग देखते होंगे जो मोटरसाइकिल में लगा होता है, वो सभी के सभी उत्तल दर्पण है। अगर देखिए सौर कुकर के उपयोग के लाभ तथा हानियाँ लिखें।
जो सौर कुकर है यानी कि जो सोलर कुकर है उसके क्या क्या लाभ हैं और क्या क्या हानियाँ हैं। देखिए पहले लिखेंगे हम लोग लाभ। सौर कुकर सस्ता होता है, ठीक है, एक तो सस्ता होगा, दूसरा ये जो है धुआं उत्पन्न नहीं करता है, यानी कि जो सौर कुकर होगा वो धुआं उत्पन्न नहीं करेगा। और 3 नंबर, ये कुकर ईंधन की खपत कम करते हैं। ये जो कुकर होगा यानी कि सौर कुकर वो ईंधन की खपत बहुत ही कम करेगा। देखिए चौथा नंबर, किसी भी प्रकार की गंदगी नहीं फैलाती है ये, यानी कि जो सौर कुकर होता है वह किसी भी प्रकार का गंदगी नहीं फैलाता है। देखिए इसका थोड़ा सा हम लोग हानि अब देखते हैं, ये हानि क्या है इसका। देखिए कि 1 नंबर, सौर कुकर का उपयोग केवल दिन में किया जा सकता है। देखिए जो सोलर कुकर है उसका उपयोग हम केवल दिन में ही कर सकते हैं, क्योंकि रात के समय में तो धूप होगा नहीं, और जब धूप नहीं होगा तो फिर सौर कुकर का उपयोग हम लोग नहीं कर सकते हैं। इसीलिए सौर कुकर का उपयोग हम लोग केवल दिन में कर सकते हैं। देखिए 2 नंबर, कि इसका सिर्फ गर्म जलवायु वाले क्षेत्र में इसका उपयोग अच्छे से किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए रेगिस्तान हो गया, ठीक है, वहाँ पर रेगिस्तान में क्या हुआ कि वहाँ पर जो धूप होता है वह अधिक लगता है, इसीलिए इसका सौर कुकर का उपयोग जलवायु वाले गर्म जलवायु वाले क्षेत्रों में ख़ास तौर पे अच्छे से हो सकता है। 3 नंबर देखिए, बादल वाले दिन में काम नहीं करता है। देखिए जब बादल छा जाएगा यानी कि जब धूप उगबे नहीं करेगा, जब तक ले धूप उस पर पड़ेगा नहीं सौर कुकर पर, तब तक ले वो खाना बनाएगा नहीं, ठीक है। तो बादलों वाले दिन में इसका उपयोग हम लोग नहीं कर सकते हैं। अगर देखिए कि अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण या फिर दाढ़ी बनाने के रूप में किया जाता है, क्यों। ठीक है, जो अवतल दर्पण का उपयोग हम लोग दाढ़ी बनाने के रूप में करते हैं या फिर हजामती दर्पण के रूप में करते हैं, तो क्यों करते हैं। देखिए कहेंगे, जब अवतल दर्पण में वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में रहता है तो इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे सीधा, काल्पनिक और बड़ा बनता है। इसीलिए अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण के रूप में किया जाता है। देखिए क्या होगा, जब अवतल दर्पण में वस्तु को हम लोग फोकस और ध्रुव के बीच में रखेंगे तब क्या होगा, उसका जो प्रतिबिंब होगा वह दर्पण के पीछे बनेगा और सीधा बनेगा और काल्पनिक बनता है और साथ ही यह बड़ा बनता है, ठीक है। इसीलिए हम लोग इसका उपयोग हजामती दर्पण के रूप में करते हैं। ओके, चलिए ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पे है आप क्वेश्चन नंबर 9 से 9 आ जाइए। चलिए ये 9 नंबर क्वेश्चन है। चलिए सिर्फ जो देखिए ये मेरा नाम है, ठीक है। चलिए यहाँ से हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 से। 9 में क्या है, कहता है कि अवतल दर्पण का उपयोग सोलर कुकर में किया जाता है, क्यों। कहता कि जो अवतल दर्पण है उसका उपयोग हम लोग सोलर कुकर में क्यों करते हैं। देखिए लिखेंगे बहुत ही सिंपल भाषा में, क्योंकि सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणें, प्रकाश की समांतर किरणों को एक यहाँ देखिए यहाँ पे छूट गया है कुछ, आप लिख देंगे एक बिंदु, ठीक है, एक बिंदु पर मिला देता है। इसीलिए अवतल दर्पण का उपयोग सोलर कुकर में किया जाता है, ठीक है। जो अवतल दर्पण होता है वह प्रकाश जितनी भी किरणें आती है उस पर पड़ेगी, वह सभी के सभी एक बिंदु पर ला करके मिला देता है। इसीलिए अवतल दर्पण का उपयोग हम लोग सोलर कुकर में करते हैं ताकि आसानी से खाना पक जाए। आगे देखिए 10 में है कि गाड़ियों के हेडलाइट में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, क्यों। जो गाड़ी का हेडलाइट होता है, आगे का जो होता है हेडलाइट, उसमें अवतल दर्पण का उपयोग क्यों करते हैं। देखिए जब प्रकाश की किरण को फोकस से भेजा जाता है तो वह प्रधान अक्ष के समांतर हो जाती है। जब प्रकाश की किरण को हम लोग फोकस से भेजेंगे, ठीक है, तो वह क्या होगा, जो प्रधान अक्ष होता है उस प्रधान अक्ष के सीधा हो जाएगी, एकदम समांतर, यानी कि उसके सीधा। इसी गुण के कारण अवतल दर्पण का उपयोग गाड़ियों के हेडलाइट में किया जाता है ताकि जो प्रकाश हो वह बिल्कुल सीधे जा सके,
ठीक है। चलिए बच्चों चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 11 में देखेंगे। देखिए 11 में है, उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में किया जाता है क्यों, अथवा हम वाहनों में उत्तल दर्पण के पश्च दृश्य के रूप में वरीयता देते हैं क्यों। ठीक है। देखिए इसका आंसर होगा सिंपल सा, क्योंकि उत्तल दर्पण हमेशा वस्तु का प्रतिबिंब सीधा और छोटा बनाता है। जो उत्तल दर्पण होता है वह वस्तु का प्रतिबिंब, चाहे वस्तु कितना भी बड़ा हो, वह प्रतिबिंब जो है छोटा बनाएगा, और छोटा बनाने के साथ साथ वह प्रतिबिंब जो है सीधा बनाता है। ठीक है। जिसके कारण ड्राइवर जो है उसको अपने पीछे के क्षेत्र को देखने में बहुत ही आसानी होती है। ठीक है। इसीलिए इसका उपयोग हम लोग वाहनों के उत्तल दर्पण के रूप में करते हैं, उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों को पश्च दृश्य के रूप में करते हैं या फिर साइड मिरर के रूप में करते हैं। ठीक है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर हम 12। चलिए देखिए बच्चों, जितने भी आपको क्वेश्चन करवा रहे हैं यह सभी के सभी क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI समझ लीजिए। ठीक है। क्योंकि यह जो क्वेश्चन है समझिए कि आपके एग्ज़ाम में इसमें से क्वेश्चन छपेगा ही छपेगा हर हाल में। ठीक है। इसलिए आप लोग इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा। चलिए बस अगर है कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर लिखें। देखिए उत्तल दर्पण और ये अवतल दर्पण, देखेंगे इसका फोकस धनात्मक होता है उत्तल दर्पण का, और इसका जो फोकस होता है वो ऋणात्मक होता है। ठीक है। देखिए इसका परावर्तक सतह उठा रहता है और इसका परावर्तक सतह अंदर की ओर दबा रहता है। देखिए इसमें केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है और इसमें वास्तविक एवं काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बनता है अवतल दर्पण में। देखिए इसमें बना प्रतिबिंब वस्तु के आकार से छोटा होता है। इसमें बना प्रतिबिंब वस्तु के आकार से बड़ा, छोटा या बराबर तीनों होता है। देखिए इसे हम लोग अपसारी दर्पण कहते हैं और इसे हम लोग अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। देखिए 13 में है, समतल, अवतल तथा उत्तल दर्पण की पहचान बिना स्पर्श किए कैसे करते हैं। देखिए यानी कि इसे हम स्पर्श नहीं करना है इन दर्पणों को, और ऐसे ही बता देना है कि ये कौन सा दर्पण है, केवल देख करके। देखिए क्या करेंगे, समतल दर्पण पहले लिखेंगे समतल, जिस दर्पण के सामने वस्तु का प्रतिबिंब सीधा तथा बराबर बनता है वह समतल दर्पण है। यानी कि जिस दर्पण के सामने जो वस्तु होगा उस वस्तु का प्रतिबिंब सीधा बनेगा। ठीक है। तथा उस वस्तु के बराबर बनेगा, तो वह जो दर्पण होगा वो समतल होगा। दोनों में देखिए अवतल दर्पण, जिस दर्पण के सामने वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा और छोटा दोनों बनता है वह अवतल दर्पण है। जिस दर्पण के सामने वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा भी बनेगा और छोटा भी बनेगा तो वह जो दर्पण होगा वो अवतल दर्पण होगा। देखिए उत्तल दर्पण, जिस दर्पण के सामने वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा छोटा बनता है वह उत्तल दर्पण है। यानी कि उत्तल दर्पण में आपको याद रखना है कि हमेशा वस्तु का प्रतिबिंब छोटे बनेगा, और अवतल दर्पण में बड़ा और छोटा दोनों बनेगा, और समतल दर्पण में उसके वस्तु के बराबर बनेगा। चलिए आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 14। पानी से भरे टब या गिलास के तली पर रखा हुआ सिक्का हमें ऊंचा उठा हुआ दिखाई पड़ता है क्यों। देखिए लिखेंगे, यह प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है, क्योंकि जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है, इसीलिए सिक्का जो है उठा हुआ प्रतीत होता है। ठीक है। देखो जब प्रकाश है वह जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो जो प्रकाश है वो अभिलंब से थोड़ा सा दूर हट जाती है, इसीलिए जो सिक्का है वो उठा हुआ प्रतीत होता है, यानी कि दिखाई देता है। देखिए अगर कि आवर्धन किसे कहते हैं। देखिए प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। ठीक है। अगर देखिए अगला क्वेश्चन है आपका 16 नंबर क्वेश्चन, पार्श्विक विस्थापन से आप क्या समझते हैं। देखिएगा कि कांच के स्लैब से निकलने वाली निर्गत किरण तथा आपतित किरण के बढ़ाए हुए भाग के बीच
जो लंबवत दूरी होती है उसे हम लोग पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। ठीक है, चलिए 16 क्वेश्चन तक हो गया। इसके बाद है अब आपका 17 नंबर क्वेश्चन, उत्तर लेंस के उपयोग। इसे आप लोगों को हम नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। ठीक है, चलिए।